नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है तरुण छेत्री। और आज हम उत्तराखंड फॉरेस्टर की 21 पार्ट देखेंगे। ठीक है, 21 क्लास चल रही है आज, जिसमें हम साउंड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्क एनर्जी पढ़ा था, वो हो चुका है समाप्त। हम करेंगे साउंड। जैसे कि चैनल का नाम आपको पता ही है, एग्जाम प्रिपरेशन, तैयारी जीत की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना मित्रों। और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड, यानी कि ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से बोला, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से वहां तक जो आवाज जा रही है वो तो कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन यहाँ से वहां तक जो आवाज जा रही है, ये जो सामने है, ये एक मीडियम है। ठीक है ना। सिर्फ वायु तीन ही चीजों में चलती है, वो वायु बोला, ध्वनि। ध्वनि तीन ही चीजों में वर्क कर पाती है। किस किस में? एक तो आपका वायु है, एक आपका ठोस है, और एक आपका द्रव है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में ही वायु संचलित हो पाती है। जो हमारे पानी के लिए भी है, ठोस, द्रव, गैस। वैसे वायु का भी है, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों में संचलित हो पाती है। निर्वात में ध्वनि संचलित नहीं हो पाती। हमने पढ़ा था चैप्टर ग्रेविटी इससे पहले। तो ग्रेविटी, मैंने आपको ये भी कहा था ग्रेविटी मूवी देख लेना। तो ग्रेविटी मूवी में यही दिखा रखा है कि वो एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनके जो एक हेलमेट टाइप का होता है उसी में बात कर सकते हो लोग। अगर बाहर बात करेंगे तो उनकी आवाज वहां दूसरे, जो दूसरा जो व्यक्ति खड़ा है उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं ध्वनि के बारे में। देखो, ध्वनि जो होती है, जब हम किसी, कोई एक स्प्रिंग टाइप का ये ले लिया, ठीक है, उसको हमने इस तरह हिलाया, इन दोनों को ऐसे करके हिलाया, तो उसमें से आवाज आती है। ठीक है ना, आवाज आती है तो आवाज इस तरह से चलती है। ये हो गया संपीड़न, ये विरलन, ये फिर संपीड़न, ये विरलन। अब संपीड़न विरलन क्या है, इन चीजों को देख लो। क्वेश्चन पूछा कि संपीड़न किस तरह का क्षेत्र होता है, उच्च दाब का, निम्न दाब का। तो वही चीज मैं आपको बताता हूँ उसमें, कि संपीड़न जो होता है एक उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और जब आर से डिनोट करते हैं हम विरलन को, सी से उच्च दाब का संपीड़न को हम सी से डिनोट कर लेते हैं, और आर से विरलन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको, स्प्रिंग को इस तरह से हाथ मतलब मारते हैं उसमें, या फिर उसे इस तरह से हिलाते हैं, तो उसमें से कंपन होना शुरू होता है। उस कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपनों से ही हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। और उसके बाद वो जो कंपन होते हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो माध्यम के कण, जो यहाँ पर माध्यम के कण है, उन माध्यम के कणों को एनर्जी देती है, और वो दोलन करने लग जाते हैं, वो हिलने लग जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे वो हिलने लगे, यहाँ तक, वहां से तेज आई होगी, जो भी आवाज आई होगी तेजी से आई होगी उस समय। तो वहां पे उस समय क्या था, उच्च दाब था। ठीक है, माध्यमिक कण यहाँ पे होंगे, तो उसने उनको सबको क्या कर दिया, एनर्जेटिक कर दिया, उन्हें ऊर्जा दी, वो एनर्जेटिक हो गए। लेकिन जब धीरे धीरे जब वो काम करते जाएंगे तो इनकी एनर्जी समाप्त होती जाएगी, तो वो माध्यम विरलन बनता जाएगा। लेकिन वो लोग आगे चलते जाएंगे, वो ध्वनि का आचरण आगे चलता रहेगा। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो माध्यम के कण है, जो माध्यम के कण है वो आगे नहीं जाएंगे, वो इस तरह से वर्क करेंगे। ये माध्यम के कण है, ये मान लिया जाए माध्यम के कण है सबके सब। ठीक है, अब यहां से हमने उस स्प्रिंग को हिलाया, उस स्प्रिंग को हिलाया, तो वो ऐसे से हिलेगा, उसमें से जो भी आवाज आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। अब जैसे वो बाहर की तरफ आएगी, उसने इसको कंपन कर दिया, इसको कंपन कर दिया, इसको कंपन कर दिया। ठीक है, वो तेजी से आएगी, इनको कंपन कर दिया। अब ये तेजी से हिले, दोलन करा, इसको हिला दिया, दोलन करा, इसको हिला दिया, दोलन करा, इसको हिला दिया। ठीक है, हिला दिया। ये इधर मूव नहीं हुआ, ये यही था, लेकिन इसने इसको हिला दिया। अब ये दोलन करेगा, इसने इसको हिला दिया, ये इसने इसको हिला दिया, इसने इसको हिला दिया। अब ये दोलन करेगा, इसने इसको हिला दिया, इसने इसको हिला दिया, इसने इसको हिला दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो माध्यमिक कण है वो अपनी जगह पर ही स्थित है, लेकिन वो अपनी एनर्जी अगले वाले कण को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब ये अपनी एनर्जी अगले वाले कण को प्रोवाइड कर देंगे, तो इनकी एनर्जी तो कम हो जाएगी। अगर मैंने अपना सारा पैसा, अगर मान लीजिए मैंने अपना सारा पैसा किसी और को दे दिया, तो मैं करोड़पति थोड़ा रहूंगा, मैं धनवान थोड़ा रहूंगा, वो बन जाएगा। वैसे ही इनके साथ है, जैसे ही अपनी एनर्जी इसको दे देंगे तो वो धनवान बन जाएगा, जिसने अपनी एनर्जी इधर दे दी तो वो धनवान बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, इसने अपनी एनर्जी यहाँ दी तो ये धनवान बन गया, अब ये गरीब हो गया, अब ये खाली चल रहा, इसने इसको दे दिया। तो पहले ये संपीड़न में ही था, सी था संपीड़न, लेकिन जैसे अपनी इतना एनर्जी इसको दी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया विप्लन, और ये बन गया संपीड़न। ठीक है, देखो कितना अच्छा चल रहा, ये करोड़पति बन गया सी, और ये रोडपति बन गया बाद में। ठीक है ना, दोबारा समझ लेते हैं, बढ़िया चल रहा कॉन्सेप्ट। पहले ये क्या था, सी, इसको एनर्जी दी थी इसने, ये स्प्रिंग ने, ये था सी। ठीक है ना, करोड़पति था उस समय। जैसे ही इसने इसको एनर्जी दे दी, इसको एनर्जी दे दी, तो ये तो बन गया भैया रोडपति, लेकिन ये क्या बन गया, फिर करोड़पति। तो इसी तरह से आगे चलेगा, फिर इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, ये फिर करोड़पति बन गया, ये फिर करोड़पति बन गया।
तो ये निम्न दाब क्षेत्र बनता जाएगा, विरलन वाला क्षेत्र बनता जाएगा। समझाना बस इतना ही है कि जो आग वाला क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं विरलन। वो ये तो नहीं पूछेगा कि भैया ध्वनि कैसे काम करती है, ये सब बताओ, ये कुछ नहीं पूछने वाला। वो डायरेक्टली ये पूछेगा कि संपीड़न किस टाइप का क्षेत्र होता है। तो संपीड़न हमारे उच्च दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है, जहां जो आवाज की जो तीव्रता है, जो सब कुछ है वो तेज है। संपीड़न क्या है? उच्च दाब का क्षेत्र। सीधा क्वेश्चन में ये आएगा, निम्न दाब का क्षेत्र है, उच्च दाब का क्षेत्र है, कोई नहीं इनमें से, या फिर कोई एक, जो भी है। तो हमें बताना डायरेक्टली जो संपीड़न है उच्च दाब का क्षेत्र है, और जो विरलन है निम्न दाब का क्षेत्र है, और संपीड़न और विरलन के सहयोग से ही ध्वनि आगे माध्यम में संचरण करती है। संपीड़न और जो विरलन है सी और आर है, इन दोनों के माध्यम से ही, ठीक है, ध्वनि आगे बढ़ती है, और तब तक आगे बढ़ती है जब तक कि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। अब दूसरा हम पॉइंट देख लेते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में ही चलती है। ये हमने सीख लिया, समझ लिया अभी। हम आगे चलते हैं। अब कोई ध्वनि जब चलेगी तो तरंग दैर्ध्य वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कोई ध्वनि चली यहां से, ऐसे में चलती है ध्वनि हमेशा, जैसे हमारी एसी चलती है, एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वैसे ही ध्वनि भी चलती है। तो जब ध्वनि चलेगी सबसे ऊपर वाले पॉइंट को इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ना, श्रिंग, लेकिन हिंदी में पता है श्रिंग बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जो ये, इसको हम बोलेंगे श्रिंग, ठीक है। और जब ये नीचे आ जाएगी तो ये बन जाएगा गर्त, मतलब ऊपर वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे संपीड़न। ध्यान से देखते हुए चलना, इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। नीचे वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे गर्त, बोले तो आर। ये हो गया निम्न दाब, और ये वाला क्या सा हो गया? उच्च दाब। उच्च दाब का क्षेत्र हो गया। अब दो श्रिंग या दो गर्त, दो श्रिंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। दो श्रिंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? दो श्रिंग और दो गर्त के बीच की दूरी को हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। इस लैम्डा से हम डिनोट करते हैं तरंग दैर्ध्य को। उसके बाद जो ये इतना टाइम लिया है, इसने जो इतना यहाँ से हाइट है इसकी इतनी, इसको हम बोलते हैं आयाम। यहाँ पे भी नीचे आएगा, इसे ही बोलेंगे हम आयाम, ठीक है। शायद से मैग्नीट्यूड बोलते हैं सर, आयाम बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आयाम। और ये जो इस तरह से चल रहा है, एक सेकंड में ये कितना चला, ठीक है ना, एक सेकंड में ये इस तरह से इस तरह से कितना चला, उस चीज को हम बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। जो हमारा तरंग दैर्ध्य है उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेवलेंथ बोलते हैं। और तरंग दैर्ध्य ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर से देख लो सर, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के ये जो बीच की डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। या तो दो श्रृंग या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और मात्रक क्या इसका? मीटर। अब आता है इसका आवृत्ति में। आवृत्ति का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जितनी बार हमने ऐसा ऐसा कर दिया, मतलब ताली बजाई अभी, तो ये क्या हुआ? ऐसा ऐसा करना, आवृत्ति निकली उससे, ठीक है ना, जो भी है। तो एक सेकंड में कितनी बार निकली, उसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति का मतलब क्या है? हमारा हर्ट्ज, ठीक है। और आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध भी देख लो यहीं से। आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध, आवृत्ति हो गई v, और कितने समय में कितनी वॉल्यूम निकली, तो 1/t। और ये t क्या हो गया? हमारा आवर्त काल। नेक्स्ट चलते हैं हम आयाम में। आयाम आपको पता ये क्या है? यहां से यहां तक क्या दूरी, ठीक है। इसका मात्रक है मीटर ही होगा। तो तरंग के ऊपर व नीचे आने के विक्षोभ को, ऊपर या नीचे आने के विक्षोभ को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। और आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी साउंड से रिलेटेड। जैसे कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे बोलूंगा तो कैमरे में आवाज धीरे जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं तेज बोलता हूँ, तो कैमरे में आवाज मेरी तेज जा रही है। तो वो सब आयाम पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे कर रहा है? देखो, मृदु ध्वनि में आयाम भी कम होता है। अगर मैं धीरे बोलूंगा तो उसका आयाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब ये इस तरह से चलेगी, ठीक है। अब मैं तेज बोलूंगा तो ये फिर इस तरह चलेगी। तो ये है डिफरेंस। तो क्वेश्चन ये आएगा, मृदु ध्वनि का आयाम कैसा होता है? तो मृदु ध्वनि का आयाम होता है कम, और तीव्र ध्वनि का आयाम कैसा होता है? प्रबल होता है। तीव्र ध्वनि का आयाम कैसा होता है? प्रबल होता है। अब देखो, ध्वनि की चाल जो है, ठीक है ना, ध्वनि की जो स्पीड है, मैंने बताया था माध्यम में चलती है, लेकिन माध्यम में जो कण है वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अपने अगले वाले कण को
एनर्जी देते हैं और वो फिर दोलन करते हैं, फिर वो उससे अगले वाले को एनर्जी देते हैं। इस तरह से ध्वनि चलती जाती है। तो ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व, इलेक्ट्रिसिटी और डेंसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम किसी खींचते हैं फिर दोबारा वहीं आ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी और घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। हम देख रहे थे कि वायु में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड है। द्रव में 1483 मीटर पर सेकंड और गैस में कितनी 5130 मीटर पर सेकंड। ठोस गैस लिख दिया, हमें गलती हो गई, ठीक है ना। ठोस में जो ठोस है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब सर्वाधिक जो ध्वनि की चाल है हमारी वो किसमें है, ठोस में है। वायु में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा और ठोस में सबसे ज्यादा, और निर्वात में सबसे कम है ही नहीं। अब ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बैल, ठीक है ना। जो ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है वो बैल होता है, लेकिन बैल एक बहुत बड़ा मात्रक है। ध्वनि को व्यक्त करने का बहुत बड़ा मात्रक है बैल, इसलिए उसका जो छोटा मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। तो हम ध्वनि को डेसिबल में ही नापते हैं, या फिर डेसिबल में ही हम उसको देखते हैं, डेसिबल में देखते हैं। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल भी है और बैल भी है। बैल बड़ा मात्रक है और डेसिबल छोटा मात्रक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ध्वनि किसी उस माध्यम में है, उस माध्यम का अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, जिस माध्यम में ध्वनि चल रही है उस माध्यम में ध्वनि का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर बढ़ाएं, तो ध्वनि की चाल में कितना फर्क पड़ता है। तो ध्वनि की चाल 0.61, इसे लिख लेना, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं किसी माध्यम में, ठीक है, ध्वनि की चाल में परिवर्तन कितना होगा, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अगर प्रबलता, लाउडनेस, मैं इस समय धीरे बोलूंगा तो वहां पे कम आवाज आएगी, तेज तेज बोलूंगा तो ज्यादा आवाज आएगी। तो ये लाउडनेस के ऊपर है कि तेज बोल रहा है कि धीरे बोल रहा है। तो लाउडनेस का जो ऐसा एक मात्रक होता है वो क्या होता है, फोन। सबसे आसान है, आप सभी के पास फोन है, तो लाउडनेस का क्या है मात्रक, फोन है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं ध्वनि तरंगों के बारे में कि ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की रहती हैं। कौन कौन सी, अवश्रव्य, अवश्रव्य का मतलब इंफ्रासोनिक वेव, और श्रव्य तरंगे जो हम सुन सकते हैं ऑडिबल, और पराश्रव्य तरंगे जो हम नहीं सुन सकते। तो हम सिर्फ एक यही सुन सकते हैं, ये दोनों नहीं सुन सकते, ठीक है। अल्ट्रासोनिक भी नहीं सुन सकते और इंफ्रासोनिक भी हम नहीं सुन सकते। सिर्फ कौन से सुन सकते हैं, ऑडिबल। अब जो अवश्रव्य तरंगे है, इंफ्रासोनिक है, तो उनका जो एक एरिया है, ठीक है ना, उनका जो मतलब 0 से 20 हर्ट्ज तक चलती है वो, ठीक है। जो उसका एरिया है वो कितना है, 0 से 20 हर्ट्ज तक का, कि इतने में ही वो चलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे जो होगी वो कौन सी होंगी, इंफ्रासोनिक होंगी। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी ऑडिबल तरंगे। और जो 20,000 से भी ऊपर होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक। अब जो अल्ट्रासोनिक है ये भी हम नहीं सुन सकते और ये भी हम नहीं सुन सकते। जो भूकंप वगैरह आते हैं वो अवश्रव्य तरंगों के रूप में ही आते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम नहीं सुन सकते। अवसर इंफ्रासोनिक में आते हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते, लेकिन जो कुछ जानवर हैं वो सुन लेते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली हो गए, ये वगैरह हो गए, कैट डॉग हो गए, तो ये सब सुन लेते हैं इन तरंगों को। इसलिए वो पहले ही समझ जाते हैं कि भूकंप आ रहा है और वो अपनी जगह से इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन मनुष्य को नहीं पता चलता क्योंकि वो नहीं सुन सकता। और दूसरा पराश्रव्य तरंग है, ये भी हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं और जो सुनते हैं वो कौन है, चमगादड़ जैसे कि, ठीक है ना। जो चमगादड़ होता है, बैट हो गया हमारा, वो इन ध्वनि तरंगों को एक तो उत्पन्न करता है और एक सुन सकता है। वो इसका जो यूज है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, वो यूज करता है उड़ने के लिए, क्योंकि उसे रात को उतना मतलब दिखता उगता तो है नहीं उसे, लेकिन वो इनका यूज करते हुए चलता है और अपने शिकार तक, अपने भोजन तक पहुंच पाता है। ये यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स जब उस जगह से टकरा के वापस आ जाती है तो ये समझ जाता है कि आगे कुछ है, ठीक है। तो ये एक रडार की तरह वर्क करता है इसमें,
जो हमारा बेल्ट है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है। अब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो हमारे बहुत काम आती है, इसके उपयोग लिख लेना आप डायरेक्टली। तो वो उपयोग क्या क्या है, संकेत भेजने में, ठीक है ना, संकेत दूर दूर संकेत भेजने में हमारी अल्ट्रावेव्स ही काम आती है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों और वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे साफ करने में, जो घड़ी होती है उसके पुर्जे साफ करने में, छोटे मोटे काम में ये काम आती है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी हमें अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम क्लास यहीं तक रखते हैं। साउंड चैप्टर मैक्सिमम कंप्लीट ही हो चुका है, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो देख लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशंस। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।